हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स की एक सीरीज है जिसमें 5 पोएम्स हैं विलियम वॉर्ड्सवर्थ की। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप यूपीटीजीटी का एज अ मेन ऑथर विलियम वॉर्ड्सवर्थ को तैयार कर रहे हैं। तो वहां पे ये पोएम्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लूसी पोएम्स कहने को तो 5 है, बट ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी पोएम्स हैं और इनको हम बहुत इजीली डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, यानी कि जो लाइन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो आपके अब मिस नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू, यानी कि क्या बैकग्राउंड है लूसी पोएम्स को लिखने के पीछे का। द लूसी पोएम्स जो कि एक सीरीज है 5 पोएम्स की, जो कि कंपोज किया था रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 एंड 1801 के बीच में। क्लियर हो गया। लूसी पोएम्स में आपको 5 पोएम्स मिलेंगी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये फर्स्ट पोएम है। सेकेंड है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। थर्ड है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। फोर्थ है 3 years सी ग्रेव इन सन एंड शॉवर। एंड द लास्ट है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये हमारी 5वीं पोएम है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें से सिर्फ एक को छोड़ के बाकी जो 4 हैं वो लिरिकल बैलाड का जो सेकंड एडिशन था उसमें पब्लिश हुई थी। तो लिरिकल बैलाड का जो सेकंड एडिशन था वो कब आया था, बताइएगा आप लोग मुझे। 1800। ओके। तो लिरिकल बैलाड का जो सेकंड एडिशन आया था वो 1800 में आया था, जिसमें 4 पोएम्स इसमें से पब्लिश हुई थी और एक नहीं पब्लिश हुई थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता कि वो एक कौन थी जो नहीं पब्लिश हुई थी, तो वो थी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। ये पोएम जो है ये लिरिकल बैलाड सेकंड एडिशन में नहीं पब्लिश हुई थी। ओके, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड का ओवरव्यू करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे है कि जो ये 5 पोएम्स हैं, इनका मतलब वर्ड्सवर्थ का ऐसा कहना नहीं था कि इनको एज अ ग्रुप में रखेंगे। इसको इन्होंने सेपरेटली लिखा था। एक सीक्वेंस में से वो रखना नहीं चाहते थे। ही डिस्क्राइब द वर्क एज एक्सपेरिमेंटल, यानी कि ये इनका एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था, जो कि इन्होंने बताया है अपना जो प्रीफेज है लिरिकल बैलाड का 1798 एंड 1800 एडिशन में इन्होंने ये बताया है कि ये इनका एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे इन्होंने इसको रिवाइज किया। उसके बाद इसमें 1798 एंड 1799 में इन्होंने कुछ थेमेटिक एम्फेसिस डाला। उसके बाद क्या होता है, इनकी जब डेथ होती है तो उसके बाद 1850 में जब पब्लिशर्स जो होते हैं उन्होंने इसको इन पोएम्स को एक ग्रुप में पब्लिश करवा दिया और उस ग्रुप का नाम रख दिया लूसी पोएम्स। ओके, इस वजह से ये ऐसा बोला जाता है और इनको 5 को एक साथ हमें पढ़ना होता है। ये इसी के अंडर आती हैं, ये 5 पोएम लूसी पोएम्स के अंदर। दीज पोएम फोकस ऑन द मिस्टीरियस गर्ल। अगर आपसे पूछा जाए कि लूसी कौन है, तो ये एक तरीके की मिस्टीरियस गर्ल है। इसकी ब्यूटी और सिंप्लिसिटी, आइसोलेशन एंड इसके डेथ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कि आपको जानना बेहद जरूरी था। अब हम पोएम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पोएम हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, आई स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो ये पहली लाइन ही है और इसी को पहला टाइटल बना दिया गया है पोएम का, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मैं जीवन के जो अजीब तरह के भावनात्मक आवेश, फिट्स मतलब जो झटके नहीं लगते इंसान को, स्ट्रेंज फिट्स भावनात्मक जो आवेश होते हैं उनका अनुभव किया है। एंड आई विल डेयर टू टेल, और मैं यह बात बताने की हिम्मत कर रहा हूँ, यानी कि जो अनुभव मैंने किए हैं भावनात्मक आवेशों से वो मैं बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। बट इन द लवर्स ईयर अलोन, यानी वो कह रहे हैं लेकिन मैं ये सारी बातें किसको बताऊंगा, सिर्फ अपने लवर यानी प्रेमी के कानों में बताऊंगा। वॉट वंस टू मी बिफेल, जो एक बार मेरे साथ हुआ था, यानी उसके साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ था जो केवल वो अपने प्रेमी के कानों में बताना चाहता है, ऐसा कवि यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे, जिस लड़की से मैं प्रेम करता था। ये यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो जो बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो बताना चाह रहे हैं। व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे, जिस लड़की से मैं प्रेम करता था वह हर दिन, एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून, जून के गुलाब की तरह ताजा और सुंदर दिखती थी। व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे, जब भी मैं जिस लड़की से प्रेम करता था
वह हर दिन जून के गुलाब की तरह ताजा और सुंदर दिखती थी। टू आई टू हर कोटेज बेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून। मैं उसके घर की ओर चल पड़ा। कोटेज मतलब उसका घर जो है, उसकी तरफ ये चल पड़े हम। शाम के चांद की रोशनी में, बीनीथ एन इवनिंग मून, शाम के चांद की रोशनी में यानी कि चांदनी रात में वो उस लड़की अपनी प्रेमिका के घर की तरफ चल दी है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब भी मैं उस लड़की के से प्रेम करता था, जिस लड़की से, उसके बारे में सोचता हूँ तो वह जून के गुलाब की तरह फ्रेश और ताजा दिखती है, वो बहुत ही सुंदर दिखती है। और ये सोच के मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा चांदनी रात में, है ना। तो नेक्स्ट स्टैंजा देखिएगा, अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई। मैंने अपनी नजर चांद पर टिकाई। अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई यानी कि मैंने चांद पे अपनी नजर टिकाई। ऑल ओवर द वाइडली, जो चारों ओर फैले मैदान पर चमक रहा था, यानी एक मैदान है उस पे चांद की रोशनी चमक रही, क्योंकि वो चांदनी रात में चल रहा। माई हॉर्स ट्रज ऑन एंड वी ड्रो नाई दोस पाथ सो डियर टू मी। मेरा घोड़ा जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। माई हॉर्स ड्रॉज ट्रज ऑन यानी माई माई हॉर्स ट्रज ऑन, मेरा घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। एंड वी ड्रो नाई, और हम करीब पहुंच गए, मतलब उसके घर के पास वो पहुंच गया है। दोस पाथ सो डियर टू मी, और उन उन रास्तों पर जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय थे। दोस पाथ्स सो डियर टू मी, उन रास्तों पर जो मुझे बहुत प्यारे थे। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एंड नाउ वी रीच द ऑर्चार्ड प्लॉट। एंड नाउ वी रीच द ऑर्चार्ड प्लॉट, अब हम उस बाग की जगह तक पहुंच गए हैं, है ना, एक बाग है उस जगह पे पहुंच गए। एंड एज वी क्लिम्ड द हिल, और जैसे ही हम पहाड़ी पर चढ़े, एज वी क्लिम्ड द हिल, जैसे ही हम पहाड़ी पर चढ़े, द शिंकिंग मून टू लूसीज कोट, डूबता हुआ चांद लूसी के घर की ओर। द सिंकिंग मून मतलब डूबता हुआ जो चांद है, वो लूसी के घर की ओर। केम नियर एंड नियरर स्टिल, और पास आता चला गया, यानी कि जो डूबता हुआ चांद है वो लूसी के घर, उसके और पास आता हुआ चला गया, ऐसा कवि बोल रहे हैं। ओके। इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, मैं उन्हीं प्यारे सपनों में खो गया। इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, मैं उन्हीं प्यारे सपनों में खो गया। काइंड नेचर जेंटलेस्ट बून, जो प्रकृति का सबसे कोमल उपहार है। एंड ऑल द वाइल माई आईज आई केप्ट, और उसी समय तक अपनी नजरें ऑन द डिसेंडिंग मून, उस डूबते हुए चांद पर टिकाए रखी। यानी कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं उन्हीं सपनों में खो गया, जो इतने अच्छे अच्छे मैं सपने देख रहा था, उन्हीं सपनों में मैं खो गया, जो कि मुझे प्रकृति ने, नेचर ने एक उपहार के तौर पर दिए हैं, कि मैं इतने सुंदर सपने देख सकता हूँ। और इस तरीके से जो चांद डूब रहा है उस पे मैंने लगातार अपनी नजरें टिकाई हुई हैं। ओके। माई हॉर्स मूव्ड ऑन हूफ आफ्टर हूफ, यानी कि मेरा जो घोड़ा है वो आगे बढ़ता चला गया। जैसे कि घोड़े के अंदर जो उसके पैर होते हैं उनको खुर बोलते हैं, तो एक खुर ऊपर उठता है फिर दूसरा उठता है, ऐसा करते हुए मेरा जो घोड़ा है वो आगे बढ़ता चला गया, है ना, वो कभी रुका नहीं। ही रेस्ड एंड नेवर स्टॉप, वो आगे बढ़ता चला गया और कभी रुका नहीं। वेंट डाउन बिहाइंड द कोटेज रूफ, और मैंने जब पीछे मुड़कर लूसी के घर की छत की तरफ देखा, छत पे देखा, एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप, तो वहां पर चमकता हुआ जो चांद मैं देख के आया था वो डूब गया था, है ना, ऐसा ये कवि कह रहे हैं। तो लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, व्हाट फॉन्ड एंड वेवर्ड थॉट्स विल स्लाइड इनटू अ लवर्स हेड, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक प्रेमी के मन में कैसे अजीबो गरीब बातें आ जाती, कैसे निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ना, प्यारी बातें भी आती तो अंदर साइड उसमें निगेटिव थॉट्स भी आ गए कि उसके प्रेमी को कुछ हो गया। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे ये लाइन पूछी जा सकती है। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड, तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि हे ईश्वर, मैंने आपसे कहा कि अगर लूसी मर गई तो, अगर मर गई हो तो, हे लॉर्ड यानी हे मेरे ईश्वर,
मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर लूसी मर गई हो तो इसी तरीके से ये पोएम जो है यहाँ पे एंड हो जा रही है। और इस पोएम में बेसिकली ये था कि जो कवि हैं वो अपनी एक रोमांटिक जो यात्रा है लूसी की तरफ, घर की तरफ जाने की ओर, उसका वर्णन कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान वो क्या देखते हैं कि एक जो खूबसूरत चंद्रमा होता है उसकी एक इमेज देखते हैं, शांत वातावरण देखते हैं। और अचानक ही कवि के मन में ये मतलब डर आ जाता है कि कहीं अगर लूसी जीवित ही नहीं हो, मर गई हो, तो वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को यहाँ पे झकझोर देता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। तो इस तरीके से ये पोएम यहीं पे एंड होती है। अब इसी सीरीज की हम नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पोएम है इस सीरीज की, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। She dwelt among the untrodden ways beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise and very few to love. तो इसका इन लाइंस का ये मतलब है कि जो लूसी है वो जिन ऐसे रास्तों के पास रहती है जहां लोग शायद ही जाते हैं। She dwelt among the untrodden ways यानी कि ऐसे रास्तों पर जाते हैं जहां पर लोग शायद ही जाते हैं। Beside the springs of Dove, डोव नदी के झरनों के किनारे, डोव नदी के झरनों के किनारे, अ मेड whom there were none to praise यानी कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी युवती जिसे सराहने वाला कोई नहीं है वहां पे, यानी उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं, वर none to praise एंड वेरी few to love, और जिसे बहुत ही कम लोग प्रेम करने वाले हैं। ओके, तो ये फर्स्ट स्टैंजा था। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। A violent, sorry, a violet by mossy tone half hidden from the eye। ये लाइन आई हुई है पेपर में, 2005 का जो यूपीटीजीटी का पेपर था उसमें सेम एज इट इज ये लाइन आई हुई है। A violet by a mossy stone half hidden from the eye। ये लाइन किससे अगर पूछी जाए तो लूसी पोएम से है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये पोएम का टाइटल है, यहाँ से ये पोएम आई है, ये पोएम की लाइन आई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी लाइन्स होंगी वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। A violet by a mossy stone half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky। तो वो कह रहे हैं कि वह एक काई से ढके पत्थर के पास उगने वाले, ए वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन, काई के पत्थर के पास उगने वाले एक फूल की तरह है। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, एक फूल की तरह है जो आधा छिपा होता है। हाफ हिडन फ्रॉम द आई यानी कि वो काई, जो काई के से ढके हुए पत्थर होते हैं, नहीं है, तो उनके पास खिले हुए फूलों की तरह है जो कि आधे ढके होते हैं, आधा नहीं दिखाई देते हैं। हिडन फ्रॉम द आई यानी कि आधे छुपे हुए होते हैं। फेयर एज स्टार, वह इतनी सुंदर है जैसे एक अकेला तारा। वेन ओनली वन, फेयर एज ए स्टार वेन ओनली वन यानी वह एक ऐसी इतनी सुंदर है जैसे एक अकेला तारा। इज शाइनिंग इन द स्काई, जो कि अकेले रात में चमकता है। समझिएगा, अवॉयलेड बाय अ मॉसी स्टोन यानी कि वो एक ऐसी है, सुंदरता उसकी ऐसी है जैसे कि एक काई से ढके हुए पत्थर के पास एक सुनहरा खिला हुआ फूल होता है जो कि आधा ढका हुआ होता है। फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, और वह उस चमकते हुए तारे की तरह है जो अकेला पूरे आकाश में चमकता हुआ है। तो ये बताना चाहते हैं। तो ये 2005 के यूपीटीजीटी में ये लाइन एज इट इज आई थी, अवॉयलेड बाय मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। इसको बार बार रिवीजन करिए, ये लाइन आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा जो लास्ट है इस पोएम का वो देखते हैं। शी लिव्ड अननोन यानी कि वो जब तक जीवित रही गुमनाम रही। एंड फ्यू कुड नो, और उसे कुछ लोग ही जानते थे। व्हेन लूसी सीज्ड टू बी यानी कि जब लूसी कब इस दुनिया में चली गई ये बहुत कम लोग ही जानते थे। बट सी इज इन हर ग्रेव, और वो अपने अब कब्र में है। एंड ओह, और मैं, द डिफरेंस टू मी, और यह मेरे लिए कितना बड़ा बदलाव है कि मैं लूसी को इस तरीके से जान रहा हूं, है ना। तो थर्ड नंबर की पोएम को डिस्कस करेंगे। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ये टाइटल है और ये फर्स्ट लाइन भी है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन इन लैंड्स बियॉन्ड द सी, नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी। यानी कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं अजनबियों के बीच विदेशों में घूमता रहा। आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मैन यानी अजनबियों के साथ मैं विदेशों में घूमता रहा। इन लैंड्स बियॉन्ड द सी, समुद्र पार की धरती पर। नॉर इंग्लैंड, लेकिन हे इंग्लैंड। डिड आई नो टिल देन, मुझे तब तक यह पता नहीं था कि व्हाट लव आई बोर टू दी, कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ।
ओके, जब मैं अजनबियों के साथ विदेशों में टहल रहा था, जो कि समुद्र पार की धरती पर टहल रहा था, तो इंग्लैंड, मुझे तब तक ये पता नहीं था कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्रेम करता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, टिस पास दैट मेलंकाली ड्रीम, यानी कि अब वो जो उदासी भरा एक सपना था, वो जो उदासी भरा सपना था वो अब बीत चुका है। नॉर विल आई क्वाइट क्विट दाई शोर, यानी कि अब मैं तुम्हारा किनारा छोड़ के, वो इंग्लैंड से कह रहा कि अब मैं तुम्हारा किनारा छोड़कर नहीं जाऊंगा। अ सेकेंड टाइम फॉर स्टिल आई सीम, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं टू लव दी मोर एंड मोर, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं दोबारा तुमसे और भी ज्यादा प्रेम करता जा रहा हूँ और करता ही जा रहा हूँ, है ना। थर्ड स्टैंजा देखते हैं, अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर एंड शी आई चेरिस्ड टर्न हर व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर। तुम्हारे पहाड़ों के बीच ही, अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील, तुम्हारे पहाड़ों के बीच ही मैंने द जॉय ऑफ माई डिजायर, मैंने अपनी प्यारी खुशी को महसूस किया था। एंड सी आई चेरिस्ड टर्न हर व्हील, और जिसे मैं से ज्यादा चाहता था, वो लूसी की बात कर रहा। एंड शी आई चेरिश टर्न हर व्हील, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था। बिसाइड्स एंड इंग्लिश फायर, वह इंग्लैंड के एक अलाव के पास बैठकर चरखा चलाया करती थी। एंड शी आई चेरिश टर्न हर व्हील, चरखा चलाया करती थी। बिसाइड एन इंग्लिश फायर, जो इंग्लैंड का एक अलाव जला करते नहीं है जगह जगह पे, तो वहां पे बैठ के वो चरखा चलाया करती थी। वहां पे ये सबसे ज्यादा अपना इंजॉय और ज्वाइन इनको मिला, ये ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं, दाई मॉर्निंग शोड दाई नाइट्स कंसील्ड द बोवर्स वेयर लूसी प्लेड, यानी कि वो यहाँ पे इंग्लैंड से कह रहा है कि तुम्हारी जो सुबह थी उसने उसे दिखाया, और तुम्हारी जो नाइट थी यानी जो तुम्हारी रात थी उसने उसे छुपाया। द बोवर वेयर आई लूसी प्लेड, और उन कोनों को जहां लूसी मतलब खेला करती थी, लूसी प्ले किया करती थी। एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आईज सर्वीव सर्वेड, और तुम्हारा, और वह हरा भरा आखिरी मैदान भी तुम्हारा ही है। एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसी आई सर्वेड, जो कि लूसी ने अंतिम बार देखा था, यानी कि मरने से पहले देखा था। ओके, तो ये पोएम भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो कवि हैं वो इंग्लैंड से दूर चले गए, तब उन्हें अपनी जो प्रेमिका लूसी है उसे गहरे प्रेम का एहसास हुआ, यानी कि वो कितना प्रेम करता था लूसी से, जब वो इंग्लैंड से दूर गया तब उसे पता चला। और वह इंग्लैंड आता है तो उसे कहता कि मैं इंग्लैंड को दोबारा छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि लूसी का जीवन और मृत्यु दोनों ही इंग्लैंड की धरती से जुड़ी हुई हैं। कभी जो है अपनी भावनाएं और उसका जो देश के साथ प्रेम है, और लूसी के प्रति जो प्रेम है, वो दोनों एक साथ निकल के आ रहे हैं, है ना। तो फोर्थ नंबर की पोएम देखेंगे, अ 3 years सी ग्रेव इन सन एंड शावर, ये टाइटल है और यही फर्स्ट लाइन है। 3 years सी ग्रेव इन सन एंड शावर, यानी कि वह 3 साल तक, 3 years तक धूप और बारिश में पली। सी ग्रेव मतलब पली, धूप और सन मतलब धूप, और शावर मतलब बारिश। देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर, फिर प्रकृति ने कहा, देन नेचर सेड, इतना सुंदर फूल, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सॉ, मैंने धरती पर नहीं देखा। और उसके दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, यानी कि वो आगे कहती इस बच्ची को मैं अपने साथ ले लूंगी। ओके, शी शैल बी माइन, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, जब तक यह अब मेरी होगी, शी शैल बी माइन, और मैं इसे अपनी तरह की एक खास नारी बनाऊंगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ऑन, यानी कि मैं अपने जैसी एक स्पेशल जो वुमेन होती है वो इसको बनाऊंगी, है ना, ऐसा अर्थ कह रही है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिएगा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, मैं ही इस प्यारी बच्ची के लिए बोथ लॉ एंड इम्पल्स, यानी कि कानून भी बनूंगी और प्रेरणा भी। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और मेरे साथ ये बच्ची चट्टानों और मैदानों में। इन अर्थ एंड हेवन, यानी कि धरती से लेके आकाश तक। इन ग्लेड एंड बोवर, चट्टानों और मैदानों में, जंगल की खुली और जगहों पर, झाड़ियों में। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, और वो एक शक्ति को महसूस करेगी।
टू किंडल और रीस्ट्रेन, और उसे प्रेरित भी करेगी और संयमित भी करेगी, यानी जो शक्ति होगी जो उसको मिलेगी वो उसको प्रेरित भी करेगी, लेकिन उसको बैलेंस करना भी आएगा, है ना। She shall be sportive as the fawn, यहाँ पे वो कह रहे हिरण के बच्चे, फॉन मतलब हिरण का बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं, हिरण का बच्चा उसको फॉन बोलते हैं। तो वो कह रही है वह हिरण के बच्चे की तरह चंचल होगी। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, और जो खुशी से मैदान में दौड़ता रहता है। हिरन का बच्चा जो होता है वो बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर कूदता रहता है, तो उससे कंपेयर कर रही है वो लूसी को। देखते हैं आगे। और अब द माउंटेन स्प्रिंग, या पहाड़ के ऊपर उछलता है, या तो मैदानों पे उछलता है या तो पहाड़ों के ऊपर उछलता है। एंड हर्स शैल बी द ब्रीथिंग बाम, उसे मिलेगी प्रकृति की जीवंत ताजगी। एंड हर्स शैल बी द ब्रीथिंग बाम, यानी कि जो प्रकृति की स्वच्छंद जीवंत ताजगी होती है, फ्रेशनेस होती है, वो इस बच्ची को मिलेगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और उसको मतलब उसके पास होगी शांति और मौन। ऑफ म्यूट इंसेंसेट थिंग्स, और निर्जीव वस्तुओं में होती है। जो शांति और मौन जो है निर्जीव वस्तुओं में होती है वो लूसी को भी मिलेगी, यानी कि वो शांति और मौन को भी महसूस कर पाएगी, है ना। तो ये लाइंस थी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड, आसमान में तैरते बादल अपना सौंदर्य टू हर फॉर हर द विलो बेंड, उसे देंगे, यानी कि जो बादल हैं आसमान में तैरते हुए वे अपना सौंदर्य उसको देंगे। फॉर हर द विलो बेंड, यानी कि जो बबूल के पेड़ जो हो झुके होते हैं उसके लिए जो बबूल के पेड़ जो हैं वो झुकेंगे। नॉर शैल सी फेल टू सी, और वह तूफानों की हलचलों में भी, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि तूफान के जो तूफान आती है उसकी हलचलों में भी वह एक सौंदर्य देख पाएगी। ग्रेस दैट शैल मूव द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और वह और जो उसकी आत्मा है वो एक शांत सहानुभूति से मतलब भर जाएगी, ऐसा वो बोल रही है। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर, यहाँ पे वो कह रही है कि जो मतलब रात के तारे जो होंगे वो उसे बहुत प्यारे होंगे। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, डियर मतलब प्यारा होना, और स्टार्स ऑफ मिडनाइट यानी कि जो आधी रात के तारे होते हैं। एंड शी शैल लीन हर ईयर, और और वहां अपना कान लगाएगी। इन मैनी अ सेक्रेट प्लेस, उन जगहों पे जो गुप्त जगह होती हैं जहाँ पे कोई नहीं जा पाता, वहां पर भी वो अपना कान लगा के सुन सकती है। वेयर रिवल्स रिवलेट्स रिवलेट डांसेस देयर वे वॉर्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, यानी कि जो जहां नदियां अपनी मर्जी से नाचती हैं, वेयर रिवलेट्स नदियां अपनी मर्जी से नाचती हैं, नाचती हुई बहती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, और उसकी मधुर ध्वनि, उनकी मधुर ध्वनि से पैदा होने वाला सौंदर्य उसके चेहरे पर उतर आएगा। शैल पास इनटू हर फेस, यानी कि वो यहाँ पे कह रही है कि जो आधी रात के तारे जो होंगे उसे बहुत प्यारे होंगे, और वो उन जगह पर भी कान लगा सकेगी जो गुप्त जगह हैं। और वो क्या करेगी कि जो जहां नदियां अपनी मर्जी से नाचती हुई आगे बहती हैं, और उनसे जो मधुर ध्वनि एक निकलती है, एक स्वीट जो म्यूजिक निकलता है जब वो धुनिया जब नदियां वो बहती हैं, तो वो जो सौंदर्य है उस तरीके का वो उसके चेहरे पे उतर आएगा। शैल पास इनटू हर फेस। ओके, तो आगे क्या होता है। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, यानी कि उसका जो जीवन है वो प्रसन्नताओं की भावनाओं से भरेगी, ऐसा बोल रही है कौन, अर्थ। शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, उसका जो सौंदर्य है वो ऊंचाई ऊंचाई पे ऊंचाई जाता रहेगा। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, यानी कि उसका जो यौवन है वो और ज्यादा खिलेगा, यानी उसकी सुंदरता और भी ज्यादा खिलेगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और ऐसे विचारों को मैं लूसी को दूंगी, ऐसी जो भावनाएं हैं वो मैं लूसी को दूंगी। वाइल शी हैड एंड आई टुगेदर लिव हियर इन हिज हैप्पी डेल, जब तक वह और मैं इन
इस तरीके की जो आनंदमय जो घाटी है उसमें साथ में रहेंगे, इस नेचर में साथ में रहेंगे, तो मैं ये सारी फीलिंग्स जो है वो लूसी को दूंगी। ऐसा कौन बोल रहा है? अर्थ बोल रही है। ओके, दस नेचर स्पेक द वर्क वॉज डन। और अंत में क्या होता है कि प्रकृति ने कहा कि उसका कार्य पूरा हुआ। हाउ शून माई लूसीज रेस वॉज रन। कितनी जल्दी जो मेरी लूसी है उसका जीवन जो है वो समाप्त हो गया है। सी डेड एंड लेफ्ट टू मी, यानी कि वो मर गई और मेरे लिए छोड़ गई। दिस हेथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, यह वीरान मैदान और शांत और एक तरीके से जो कभी ना बदलने वाला जो दृश्य है वो। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, उसकी याद जो कभी थी। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, उसकी याद जो कभी थी। एंड नेवर मोर विल बी, और वह अब फिर कभी नहीं होगी। ऐसा करके ये हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस सीरीज की लास्ट पोएम की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो इस लाइन में सिर्फ इस सीरीज की इस पोएम में लास्ट पोएम में आपको सिर्फ 2 स्टैंजास मिलेंगे। इनको पढ़ते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। यहाँ पे वो कह रही है कि एक गहरी जो नींद है उसने मेरी आत्मा को ढक लिया है। मुझे किसी भी तरीके का जो सांसारिक भय है वो नहीं हो रहा। हैड नो ह्यूमन फियर्स, यानी कि जिस तरीके से मनुष्यों को भय हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। और लूसी ऐसी प्रतीत हो रही है कि मतलब द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, जैसे कि धरती, जैसे वह धरती के समय का कोई असर नहीं झेलेगी। यानी कि धरती पर जो कुछ भी चीजें हो रही हैं वो अब लूसी नहीं झेलेगी। तो इस स्टैंजा को ऐसे समझते हैं जैसे कि लूसी है, अब वो यहाँ पे मर चुकी है, तो वो एक गहरी नींद में है, तो उसको जो है उसकी आत्मा ने ढक लिया। आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स, मुझे किसी भी तरीके का सांसारिक भय का अनुभव नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। तो वो यहाँ पे कह रही है लूसी मुझे ऐसी प्रतीत हो रही, द टच ऑफ अर्थी ईयर्स, यानी कि जो धरती के समय का कोई भी ऐसा दुख और सुख है उसका लूसी पर असर नहीं हो रहा है। नो मोशन सी हैज शी नाउ नो फोर्स। वो आगे कह रही है नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, अब उसमें कोई हलचल नहीं है। नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, ना ही कोई शक्ति। सी नीदर हियर्स नॉर सी, वह ना कुछ सुन सकती है ना देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डियोर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। वह धरती के जो डेली सर्कल होता है, जैसे कि पत्थर और चट्टान और पेड़ों के बीच में घूम रही है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डियोर्नल कोर्स, यानी कि जो उसका डेली रूटीन होता है जिस तरीके का अर्थ का, उसी तरीके से वह भी पत्थरों, चट्टानों और पेड़ों के बीच में घूम रही है। कौन घूम रही? तो उसकी स्पिरिट घूम रही है। ओके, तो इस तरीके से ये जो पोयम है वो इसमें इस जो पोयम में बता रहे हैं कि जो लूसी की जो मृत्यु का हिस्सा बन चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो वह जीवित नहीं है, तो उसके अंदर वो धरती के अंदर घुल मिल गई है। तो उसके अंदर वो सारी निर्जीव जो चीजें हैं, वृक्ष और पत्थर, वो सब कुछ समाहित हो गए हैं ना। जैसे जब इंसान को किसी कब्र में दफनाया जाता है तो वो उन सारी चीजों से पंच तत्व में विलीन हो जाता है, वैसे ही चीजें हुई हैं लूसी के साथ। तो यही बेसिकली पोयम थी, बेसिकली एक लूसी सीरीज की। तो इसमें कैसे जो पोएट हैं वो बताते हैं लूसी की पूरी जर्नी को, फिर दिखाते हैं क्या-क्या होता है। तो ये 5 पोएम्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स थी और मैंने सोचा चलो पढ़ा देती हूँ मैं। और एक तरीके से पढ़ाने से ये होता है कि लाइन्स जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो दिमाग में कहीं न कहीं हमको आइडिया लग जाता है एग्ज़ाम में कि हाँ, ये लाइन इस पोएम की होगी, थोड़ा-सा हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।